हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और ये टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भारत में जो आगमन का जो क्रम है यूरोपियों का, उसे समझेंगे। उसके बाद में उनको हम डिटेल से समझेंगे। यूरोप को अगर पढ़ेंगे तो उसके हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद अंग्रेजों को पढ़ेंगे तो उन्हें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये है, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये काली टोपी वाला व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, और ये वही व्यक्ति है जो भारत की खोज करने के लिए आया था, ठीक है। और यहाँ है पुर्तगाल, यहाँ से चलता है केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के अंदर, ठीक है। भारत के अंदर कालीकट पर आता है और राजा जुमेर इसका स्वागत करने के लिए आते हैं, ठीक है। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन के जो क्रम थे वो जानिए। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, और जो कि 1498 में आते हैं, और इनकी कंपनी 1498 में स्थापित हो जाती है। तो अपनी कंपनी भी सबसे पहले अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं पुर्तगाल में। सबसे पहले कंपनी बनाते हैं पुर्तगाल में, और जिस कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, ठीक है। इसके बाद आते हैं डच 1605 में, फिर आते हैं अंग्रेज 1608 में, डेनिश आते हैं 1620 में, फ्रांसीसी आते हैं 1668 में। इनकी जो कंपनी है इन्हीं के देश में कब स्थापित होती हैं, तो अंग्रेजों की जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से सन 1600 में स्थापना होती है, कंपनी बनाई जाती है। और ये है डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनती है। और उसके बाद में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में होती है, और यह है फ्रांसीसी कंपनी, तो इसकी स्थापना होती है 1664 में, ठीक है। तो ये थी कंपनी। और इसमें देखिए आप, यहाँ पर आपको केंद्र दिखाई दे रहे होंगे भारत के अंदर इनकी कब कब स्थापना होती है। तो ये वो केंद्र है। अगर हम सबसे पहले देखें पुर्तगालियों के बारे में, तो यही है पुर्तगालियों का फ्लैग का निशान है। तो सबसे पहले पुर्तगालियों की जो कंपनी है वो कहाँ पर स्थापित होती है, तो वो होती है कोचीन में। प्रथम केंद्र कहाँ पर बनता है, कोचीन में। और 1503 में स्थापना होती है इसकी, ठीक है। आते कब हैं भारत के अंदर, तो आप बताओ 1498 में आते हैं, और 1503 में इनकी कंपनी स्थापना हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हैं, आप देखोगे तो डच क्या है, डच, और 1605 से 1759 तक रहते हैं। और जो पुर्तगाली लोग थे वो 1498 में आते हैं, 1498 में आते हैं, और सबसे बाद में जाते हैं 1961 में, ठीक है। जब मारपीट का बजाए जाते हैं तब जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर आते हैं डच, और डच 1605 में इनकी कंपनी बनाई जाती है। इनका पहला केंद्र खुलता है मछलीपट्टनम में। और फिर आते हैं अंग्रेज भी अपना पहला केंद्र मछलीपट्टनम में खोलते हैं। मांग तो ये करते हैं कि सबसे पहले यहाँ सूरत में खुली जाए, परंतु सूरत में इनकी कंपनी की स्थापना नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इनकी कंपनी कहाँ पर बनती है, तो वो बनती है मछलीपट्टनम में, पहला केंद्र खोला जाता है। इसके बाद आते हैं डेनिश, और डेनिश 1616 में आते हैं, 1745 में बाद जाते हैं। उनका जो प्रथम जो केंद्र है तो वो 1503 में ही स्थापित हो जाता है, ट्रैंक्यूर जगह पर, ठीक है ना, तमिलनाडु के। और ये है फ्रांसीसी, जो कि लास्ट में आते हैं, और इनका जो केंद्र था 1668 में सूरत में खुलता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं कुछ इनकी जो व्यवस्था थी आने के, जो क्या कारण थे वो भी आप जानिए। जैसे इनको मसाले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो इसलिए आते हैं। और 1453 में तुर्की जो सुल्तान ने एशिया जो माइनर को जीत कर कुस्तुतनिया पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद में तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, तो पूर्व और पश्चिम के बीच में जो पुराने व्यापारिक मार्ग था उस पर तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। जब तुर्कों का नियंत्रण हो जाता है तो फिर जब व्यापार केवल तुर्कों तक ही सीमित हो जाता है। और उसके बाद में जो ये लोग थे, जैसे कि इसमें नए नए देश और थे वो आ जाते हैं, जैसे वेनिस और जिनेवा जैसे देश। और ये लोग जो मांग करते हैं, जो पश्चिमी देश, यूरोप के जो पश्चिमी देश है जिसमें पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन आते हैं, तो इन देशों को शामिल ना करने की ये मांग करते हैं, क्योंकि इनको शामिल नहीं करना चाहते थे ये लोग। और यही कारण था जब इनको शामिल नहीं किया गया था, तो इसलिए फिर ये इनको ज़रूरत पड़ती है कि अब हमको मसाले की
इनको क्योंकि मसाले की आवश्यकता सबको थी, तो इनको ज़रूरत पड़ती है कि एक नया मार्ग खोजा जाए जिससे कि हम डायरेक्ट बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। तो अगर इनके साथ में व्यापार होता भी था तो इनको ये चीज़ें बहुत महंगी मिलती थी। जो वेनिस जिनेवा जैसे लोग थे, यहाँ के जो इन देशों के जो लोग थे, तो ये लोग अगर इनको पुर्तगालियों को, ब्रिटेन को, इटली के लोगों को, फ्रांस के लोगों को अपना मसाला अगर बेचते थे तो ये बहुत महंगा बेचते थे, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती थी उस मसाले की, तो इनको बहुत ज़्यादा घाटा पड़ता था। तो इन्होंने फिर सोचा क्यों ना एक नया मार्ग खोजा जाए, तो इसलिए फिर जो पुर्तगाल का जो नेविगेटर हैं, ठीक है, प्रिंस राजकुमार, तो अच्छे नाविकों को भेजते हैं, साहसी नाविकों को, कि जाइए आप एक नए मार्ग की खोज कीजिए, ठीक है। तो फिर ये एक मार्ग की खोज करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट बातें भी, तो आप इसको ध्यान रखना कब कब किन किन देशों की जो खोज हुई थी। तो ब्राज़ील की खोज पेड्रो अल्वारेज करता है, ठीक है, और कब करता है तो 1500 में। अमेरिका की खोज 1492 में होती है भारत से पहले, और कौन करता तो क्रिस्टोफर कोलंबस। हालांकि हुआ क्या दोस्तों, जो कोलंबस था, तो कोलंबस आता है भारत की खोज करने के लिए। तो कोलंबस कहाँ आता है, तो कोलंबस आता है भारत की खोज करने के, यहाँ से चलता है इटली से होते हुए यहाँ से, ठीक है। तो ये जाता है आने को इच्छुक था इधर साइड में, ठीक है। कारण क्या था, इधर आने को इच्छुक था, और परंतु ये यहाँ से ये फिर पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब जाकर ये पहुँचता है अमेरिका की तरफ, और वहाँ पर पहले से भी वेस्ट इंडीज लोगों को देखता है, तो सोचता है कि यही लोग हैं थोड़े से, क्योंकि अपने यहाँ के लोग थोड़े से काले, यानी कि ऐसे लोग थे काले टाइप के, ठीक है ना। साउथ में चले जाओगे आप तो काले लोग अब भी मिले जाएंगे, ठीक है। तो ये सोचता है तो यही लोग होंगे इंडिया, ठीक है। तो कई सालों तक तो वो अमेरिका को इंडिया बोलने लगता है कि यही है इंडिया इंडिया इंडिया, ठीक है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता। हाँ, कई सालों तक तो 10-20 साल तक तो इंडिया नाम अमेरिका का ही रहता है, क्योंकि जो वहाँ के जो जनजाति लोग थे वेस्ट इंडीज के, तो वहाँ पर पहुँचता है तो फिर देखता है कि यही लोग हैं इंडिया के, ठीक ना। तो उसके बाद में फिर जब मालूम पड़ता है कि जब यहाँ तो कोई मसाले भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो मसाले बहुत ज़्यादा हैं, किसी और को भेजा जाए, तब आता है फिर पुर्तगाल का नंबर आता है, और पुर्तगाल का जो एक नाविक है जिसका नाम था वास्को डी गामा, और ये चल पड़ता है भारत की खोज के लिए, ठीक है। क्योंकि इसे आने में सहायता मिलती है, और इसे कई लोग बता भी देते हैं कि भारत कहाँ कहाँ है, ठीक है, कैसे, मतलब भारत में जो मार्ग था वो कैसा मार्ग है भारत के लिए, ठीक है। तो पहले से ही इसे कई लोग बता देते हैं, मार्को पोलो जैसे भारत का विवरण बताते हैं, पूर्व के बारे में बताते हैं। मार्को पोलो जैसे जो यात्री थे बड़ा लंबा चौड़ा वृत्तांत बताते हैं अपना, कि पूर्व तो बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली देश हैं, बहुत ही ज़्यादा संपन्न देश हैं, वहाँ तो बहुत सारा पैसा है। दूसरी बात, वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, कोई दिक्कत नहीं है। मसाले इतने अच्छे हैं कि सब्जी में डालो तो स्वाद बढ़ जाता है, मीट में डालो तो फिर उसका स्वाद बढ़ जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ तो है। तो यही लालच था कुछ इनको, ठीक है। तो फिर चल देते हैं मार्ग की खोज करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं, तो ये मार्ग है इसकी खोज का, तो यहाँ से होते हुए, ठीक है, यहाँ होते हुए फिर यहाँ आ जाता है भारत में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें, और हम पढ़ेंगे जो पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पुर्तगाल के बारे में। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, कुछ इम्पोर्टेंट सन भी हैं उनको ध्यान रखना है। तो जैसा कि अब आप देखेंगे, थोड़ा सा जूम करता हूँ, और ये देखिए, ये काली टोपी वाला व्यक्ति जो कि एक वर्गाकार टाइप की टोपी लगाए हैं, ये वाला डड़ियल व्यक्ति है, दाढ़ी वाला, और ये व्यक्ति है जिसका नाम है वास्को डी गामा, ठीक है। अगर आज के टाइम पे आए तो इसके पीछे कुत्ते पड़ जाएंगे, शक्ल वेशभूषा कुछ ऐसी है, और ये जो बैठे हैं बड़े शान से, ठीक है, हंसते हुए चेहरे और हवा करते हुए कुछ लोग हैं। पीछे से भी देखो, ये भी इनके ऊपर हवा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके बगल में कुछ और नौकर चाकर बैठे हैं, ठीक है। तो ये देख के बड़ा अचंभित हो जाता है, बड़ा शान और शौकत से बैठे हैं यहाँ के राजा तो हैं। इसके पीछे ये दिखाई दे रहा है, इसका ये जहाज है, तो ये इसके स्वागत के लिए आते हैं यहाँ पे। इनका नाम है राजा जुमिरिन,
ठीक है। तो सबसे पहले जो 1498 में आता है जिसका नाम है वास्को डी गामा। तो समुद्र की मार्ग की खोज करता है। प्रथम यूरोपीय वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से कहाँ पहुँचा? भारत में। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री खुलती है। 1505 में कंडूर में दूसरी फैक्ट्री खुलती है। 1505 में प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नियुक्ति होती है 1505 में ही, क्योंकि फैक्ट्री में बैठेगा तो कोई व्यक्ति, ठीक है, तो गवर्नर की एक नियुक्ति की जाती है। और उसके बाद में 1509 में गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क द्वारा पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालता है। ये क्या करता है? जो पुर्तगाली शक्तियों की वास्तविक नींव डालता है तो वो कौन है? अल्बुकर्क, ठीक है। 1510 में पुर्तगालियों का गोवा पर अधिकार हो जाता है। 1535 में पुर्तगालियों का द्वीप पर अधिकार हो जाता है, जो दमन द्वीप है, आपने नाम सुने हैं द्वीपों के। 1559 में पुर्तगालियों का दमन पर भी अधिकार हो जाता है। और उसके बाद में 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया में डचों ने पुर्तगालियों को हरा देते हैं। डच लोग आते हैं फिर और वो पुर्तगालियों को हरा देते हैं। उसके बाद 1612 में अंग्रेजों ने सूरत में हरा दिया पुर्तगालियों को, ठीक है। अब पुर्तगालियों की बैंड बजाई जाती है अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद में 1639 में मराठाओं ने सालसेट और बेसिन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1658 में श्रीलंका और मालाबार में पुर्तगालियों की हार होती है। 1661 में ब्रिटिश साम्राज्य चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली जो राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन से विवाह करने पर मुंबई द्वीप को दहेज में दे दिया जाता है। ब्रिटिश का जो राजकुमार था ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। और एक पुर्तगालियों की राजकुमारी है, क्या नाम है? कैथरीन का विवाह होता है। विवाह में इनको मुंबई किस में दी जाती है? दहेज में, ठीक है। दहेज में मुंबई मिल जाती है, ठीक है। अब इनके जो कारण है उसे जानते हैं। हमने अब तक इनके कुछ इम्पोर्टेंट सन के बारे में जाना, जो महत्वपूर्ण सन रहते हैं, तो महत्वपूर्ण तिथियों हमने पढ़ ली। अब इसके बाद देखते हैं जो पुर्तगालियों का आगमन के वास्तविक कारण क्या थे उसे समझते हैं। कुछ अन्य तथ्य भी जानेंगे। तो दोस्तों, पुर्तगालियों के जो वास्तविक कारण थे, यानी मसाला व पूर्वी व्यापार पर अरब और इटली का एकाधिकार को समाप्त करना, ठीक है। क्योंकि पहले भारत और यूरोप के बीच में जो कुछ तो दुनिया के जो मार्ग से जो व्यापार होता था, ठीक है, और जिस पर तुर्क आक्रमण कर देते हैं और उसे अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं और फिर उसके बाद तुर्कों का उस पर अधिकार हो जाता है उस क्षेत्र पर। तो वहीं और जो व्यापार होता था उसमें पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी यूरोप का अधिकार हो जाता है उस मार्ग पर। तो वो लोग बड़ा मोटा मोटा पैसा लेते थे इनसे, ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो उनका अधिकार को समाप्त करने के लिए, उनका जो एकाधिकार था उस मार्ग पर, उसे समाप्त करने के लिए एक नए मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए पुर्तगाली जो नाविक था वास्को डी गामा, पुर्तगाल के जो राजकुमार या पुर्तगाल के जो प्रिंस थे, राजा थे, वो इसे भेजते हैं कि जाइए एक नए मार्ग की खोज कीजिए और वहाँ से हमको डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए, ठीक है। भारत के लिए नए मार्ग की खोज होती है। फिर दूसरा इनका क्या कारण था? वो था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर की जो भावना थी कि ईसाई धर्म को पूरे विश्व में फैलाना है, तो उसके प्रचार प्रसार की इनको जरूरत थी। तो इसलिए फिर उसे भी साथ में, यानी कि ईसाइयों का झंडा लेकर भी एक साथ में इनके ईसाई मिशनरी व्यक्ति जाता है, ठीक है। पुर्तगाल राजकुमार हेनरी द नेविगेटर का प्रोत्साहन, यानी ये भेजता है अपने बल पर, ठीक है। किनको भेजता है? वास्को डी गामा को। और एक और व्यक्ति है इससे पहले 1487 में जाता है जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। ये व्यक्ति जाता है तो ये जाता है केप ऑफ गुड होप। कहाँ तक? केप ऑफ गुड होप। तो और उसके बाद जाता है वास्को डी गामा 1498 में। तो आपने देखा होगा जैसे कि ये है अफ्रीका और इधर है अपना भारत, ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? तो वो है यहाँ
तो यहाँ तक कौन आता है? तो वो आता है बार्थोलोम्यू डियाज, ठीक है। अब यहाँ पर है ऊपर कहीं पुर्तगाल यूरोप में, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की रास्ता तो मालूम पड़ गई, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो रास्ता है वो बार्थोलोम्यू डियाज ने बता दिया कि यहाँ से ऐसे ऐसे आपको जाना है। अब बाकी का यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक व्यक्ति और सहायता करता है इसकी, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। और यूरोपीय पुनर्जागरण हो जाता है। यूरोपीय पुनर्जागरण, वैज्ञानिक आविष्कार, बेहतर जहाज तकनीकें, इनका निर्माण हो जाता है। तो उसका भी एक्सपेरिमेंट करना था। बेहतर अच्छे अच्छे पानी के जहाज बन गए, तो उसे भी शेयर करानी है। ले चलो कहीं ना कहीं, करते हैं खोज। उसके बाद में विकसित अस्त्र शस्त्र, नौसेना, समुद्र ज्ञान तो इन्हीं को हो ही जाता है। और उस समय तक भारत के पास में समुद्र ज्ञान का अभाव था। समुद्र ज्ञान इतना नहीं था, ना ही जहाज़ों के बारे में इतनी जानकारी थी। उससे पहले जो जहाज़ों से मतलब समुद्री मार्ग से व्यापार होते थे तो वो कम होते थे, परंतु अब जो व्यापार है पुर्तगालियों के समय पर, तो ये लोग व्यापार बहुत ज़्यादा समुद्री मार्ग से फिर करते हैं, ठीक है। तो इनको नौसेना अच्छी थी, नहीं कि अस्त्र शस्त्र भी इनके पास आधुनिक थे। और फिर जब समुद्र ज्ञान भी था इनके पास में, तो चल पड़ते हैं फिर खोज करने के लिए। अन्य तथ्य में अगर हम जाने तो पुर्तगालियों का प्रथम आगमन कब होता है? तो आप बताओगे 20 मई को। कब बताओगे? तो मतलब फिक्स डेट क्या है? 20 मई 1498 में। आता कौन है? जिसका नाम है वास्को डी गामा। कहाँ पर आता है? कालीकट पर। शासक कौन था उस समय? शासक कौन था? तो पुर्तगाल का जो राजा था जिसका नाम था मैनुअल। राजकुमार कौन था? तो डॉन हेनरिक। कंपनी कौन सी थी? एस्तादो द इंडिया, जो कि एक सरकारी कंपनी थी। उसी समय पर दिल्ली में किसका शासन था? तो आप बताओ। सिकंदर लोदी का। मुगल वंश से पहले की बात है। और जो कालीकट पर पहुंचता है तो वहाँ पर इसका स्वागत के लिए कौन आता है? तो वो आता है जुमेरिन। कौन आता है? जुमेरिन। ये कहाँ पर है? तो गुजरात में। महमूद बेगड़ा। गुजरात में जो शासन किसका चल रहा था? तो आप बताओ। महमूद बेगड़ा का। विजयनगर पर, वहीं विजयनगर पर किसका था? तो आप बताओ। नरसिंह द्वितीय, जो सालो वंश के थे, ठीक है ना। सालो वंश के थे। विजयनगर में नरसिंह द्वितीय का शासन था। तो ये थी कुछ बातें। और इसके बाद है जो वास्को डी गामा आता है भारत के अंदर, और 1469 से 1524 तक। 20 मई 1498 में, 20 मई जो वास्को डी गामा का जो कार्यकाल है, वास्को डी गामा का जन्म 1469 में होता है और मृत्यु 1524 में हो जाती है। तो जब उसका जो अपने जीवन काल में 20 मई 1498 में समुद्री मार्ग द्वारा भारत में पहुंचता है, तो उस समय भारत पहुंचने के नए समुद्री मार्ग की खोज होती है। नए समुद्री मार्ग की क्या होती है? खोज होती है। तो पहले यूरोप से कहाँ पर? केप ऑफ गुड होप होते हुए कहाँ पर आता है? भारत में। ये बात आपने जान ली। समुद्री यात्रा में अहमद इब्न मजीदी है। अहमद इब्न मजीदी जो एक गुजराती था, उसकी सहायता मिलती है वास्को डी गामा को। तो दोस्तों, वास्को डी गामा के लिए दो लोगों ने बेहद महत्वपूर्ण हेल्प की। तो पहला कौन था? बार्थोलोम्यू डियाज, जिसने ये, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको एक मैप बना के दिखाता हूँ। तो ये है कुछ इस प्रकार का अफ्रीका, और यहाँ पर है अपना इंडिया, ठीक है। तो ये है इंडिया, ये है अफ्रीका। थोड़ा सा छोटा हुआ है, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये, और इधर है यूरोप। अब यहाँ से यहाँ तक जो केप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ तक कौन आता है? तो बार्थोलोम्यू डियाज आता है। और बार्थोलोम्यू डियाज इसे पूरा वृत्तांत बता देता है। और उसके बाद फिर यहाँ से सहायता कौन करता है? तो यहाँ से सहायता करता है अहमद इब्न मजीदी, ठीक है। तो पहले यहाँ से यहाँ चलता है, यहाँ से फिर यहाँ आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में और यहाँ से यहाँ तक लाने में दो लोगों की अहम भूमिका रही है, ठीक है। तो अब आप ये मत कहना कि अकेले भारत की जो समुद्री मार्ग की खोज है वो किसने की? तो वास्को डी गामा ने की थी है। अकेला व्यक्ति तो वही आया था, परंतु उसकी सहायता करने वाले लोग थे
आधे मार्ग की सहायता यानी पूर्व में सहायता किसने की थी, तो आप बताओगे अहमद इब्न मजीदी, और जो कि गुजराती था, तो उसे पूर्व का मार्ग पता था। उससे पहले पश्चिम में अगर देखा जाए तो अफ्रीका के पश्चिम में तो बार्थोलोमी डियाज आ चुका था केप ऑफ गुड होप तक, ठीक है। तो वहाँ तक की हेल्प किसने की थी, तो वो बार्थोलोमी डियाज ने की थी, ठीक है ना। इसके बाद में कालीकट में पहुँचता है और कालीकट पर जुबेर स्वागत करता है। अरब व्यापारी लोग थे उस समय, ठीक है, तो वे लोग विरोध करते हैं। अरब व्यापारी लोग क्या करते हैं, ये करते हैं विरोध। तो अरब व्यापारी लोग विरोध करते हैं और ये किस जाय से जाता है, तो उसका नाम है साव ग्रेनियल, और काली मिर्च का व्यापार के लिए आता है। और राजा जुबेर में कहता है भाई भर ले जा अपने हाथ से, कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, भर ले जा। तो बहुत सारा मसाला ऐसे भेजा जाता है, ले जा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1500 ईस्वी में द्वितीय पुर्तगाली अभियान, ठीक है, होता है पेड्रो अल्वारेज के माध्यम से। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, 13 जहाज़ों की एक बेड़े का नायक बनकर भारत आया था और अरब व्यापारियों के साथ भीषण संघर्ष होता है इनका, ठीक है। इससे पहले जो ये व्यापार करने आता है तो काली मिर्च का जो व्यापार करता है, काली मिर्च यहाँ से लेके जाता है, तो बताया जाता है इसे 60 गुना व्यापार होता है, 60 गुना ज़्यादा ऐसे मुनाफा होता है। सोचो 1 रुपये का मसाला लेने आ जाए, उसमें से अपनी सारी कॉस्ट लगा ली, आने जाने का खर्चा लगा लिया, और उसके बाद में 1 का 60 में बेचा, ठीक है, कितना बड़ा मुनाफा है, ठीक है। तो ये इसे 60 गुना ज़्यादा है, 60 गुना व्यापार होता है, ठीक है, 60 गुना ज़्यादा ऐसे फायदा होता है। 1502 में वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा होती है। वास्को डी गामा की 1502 में दूसरी यात्रा होती है और कारखाना प्रणाली व्यापार विस्तार हेतु ये कारखाना प्रणाली कहाँ से, इटली से प्रेरित है। यानी कि इटली के लोग क्या करते हैं, तो कहीं जाते हैं तो सबसे पहले अपने एक कारखाना लगाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं से ये इन्होंने सीख लिया कि नहीं अब हम भारत में आ गए हैं तो भारत में अपना भी एक कारखाना लगाएंगे, एक फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है। तो आते हैं तो सबसे पहले प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर 1503 में कोचीन में खोल लेते हैं, दूसरी फैक्ट्री 1505 में कन्नूर में, ठीक है। 1503 में पुर्तगाली शासक द्वारा एकाधिकार नीति शुरू हो जाती है। अब कहते हैं कि नहीं अब तो हमारा ही एकाधिकार है व्यापार पर, क्योंकि कोई और व्यक्ति है ही नहीं, कोई और व्यक्ति दूसरा है ही नहीं है। कम से कम 107 वर्षों तक डचों के आने से पहले तक एकमात्र जो एकाधिकार था व्यापार पर वो किसका था, अकेले पुर्तगालियों का, ठीक है। उसके बाद में 1505 में 1505 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनता है और प्रथम जो गवर्नर बनता है उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो ये अल्मीडा बनता है जबकि 1505 से 1509 तक रहता है, 1505 से 1509 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। अब आता है तीसरी बार फिर आता है वास्को डी गामा। इसे तो भारत का पानी बहुत अच्छा लग गया है, अब फिर से आता है, तो फिर आता है 24 दिसंबर को, और आने के बाद में आता है वास्को डी गामा भारत में 24 दिसंबर 1524 में। याद रखना इसकी सन बनने की तारीख भी यही है 24 दिसंबर। और कोचीन में आने के बाद में फिर तो ये सीधे परलोक से आ जाते हैं, वापस जा नहीं पाते हैं, ठीक है, यानी कि परमानेंटली मृत्यु हो जाती है। पुर्तगालियों के जो गवर्नर थे उनका कुछ ऐसा क्रम है, उसे आप जानिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये दाढ़ी वाले और काली टोपी वाले व्यक्ति हैं। तो ये हैं, पहले हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509, दूसरा है अल्बुकर्क हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 से 1515, नीनो डी कूना 1529 से 1598, और उसके बाद गार्सिया दी नरोना, और अंतिम जो है वो है मैनुअल एंटोनियो 1558 से 1961 तक। बीच के ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इनका ज़्यादा महत्व नहीं है। स्टार्टिंग के जो 3 हैं इनका ठीक ठाक महत्व है, उन्हें हम पढ़ लेंगे और अंतिम देख लेंगे हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, हम अब पढ़ेंगे जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो कार्यकाल है, ये गवर्नर बनता है, ये पहला गवर्नर था पुर्तगालियों का।
और कब बनता है तो आप बताओ। 1505 से 1509 तक का इसका समय है। और इसका उद्देश्य क्या था तो उद्देश्य आप बताओगे। कहाँ चला गया ये, एक सेकंड। इसका जो उद्देश्य क्या था तो आप उद्देश्य बताओगे। उद्देश्य था व्यापार व नौसेना सुदृढ़ीकरण करना, व्यापार करना और नौसेना को अच्छे से ठीक ठाक तरीके से रखना, मजबूत बना के रखना। तो ये इसका उद्देश्य था, व्यापार व नौसेना सुदृढ़ीकरण करना। ठीक है, ये एक नीति अपनाता है और इस नीति का क्या नाम है तो आप बताओ। नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाता है, यानी कि जल पर अधिकार करता है पूरा हिंद महासागर में। भूमि की अपेक्षा हिंद महासागर पर पुर्तगाली जहाज़ों की सर्वोच्चता स्थापित होती है। यानी कि ये अपना भारत है और इधर है पूरा हिंद महासागर। पूरे हिंद महासागर पर ये कब्जा करते हैं। इधर भी जहाज़, इधर भी जहाज़, चारों तरफ जहाज़ी जहाज़ लगा देते हैं, पानी की जहाज़। अब कोई भी व्यक्ति दूसरा आएगा तो इनको टैक्स देगा, आने का, जाने का, ले जाने का, हर प्रकार का टैक्स देगा अन्यथा। और अगर नहीं देगा तो उसका जहाज़ की एंट्री नहीं है। ठीक है ना, समुद्र पर कोई आ नहीं सकता। पूरा तटीय क्षेत्र उन्हें घेर रखा था चारों तरफ से। ठीक है ना, यानी कि पानी की तरफ से, पानी के मार्ग से वाटर जो पॉलिसी अपनाते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। तो जो जल मार्ग से कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो इनकी नज़रों से बच नहीं पाएगा। एकाधिकार कर लिया था पूरा पूरा। तो ये बातें थी कुछ इनकी। ठीक है, तो भूमि की अपेक्षा हिंद महासागर पर पुर्तगालियों की जहाजी सर्वोच्चता स्थापित होती है और स्थापित करना था इनका। वहीं दूसरी बात, इनके उपकरण क्या थे तो नौसेना सुदृढ़ता, फिटोरियोट की स्थापना होती है। और उद्देश्य क्या था इनका तो आप बताओ। व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना, समुद्री मार्ग से कोई भी व्यापार नहीं करेगा। अगर कोई जा भी रहा है तो उसे ही लूट लेते थे ये, क्योंकि इनकी नौसेना बहुत मजबूत थी उस समय। अंग्रेजों के आने से पहले तक इनके पैर हाथ हर प्रकार से मजबूत थे। तो समुद्री मार्ग में तो इनका पूरा पूरा दबदबा था। वहाँ के दादा शाखा यही थे। ठीक है, जो समुद्री शाखा थे तो वो यही थे। फितोरियो ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते हैं जहाँ नौसैनिक बेड़ों की सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि समुद्र में बीच में ऐसे व्यापारिक इन्होंने अड्डे स्थापित किए जहाँ से जो नौसैनिक बेड़े होते हैं, समुद्री जो जहाज होते हैं जिस पर नौसेना चलती है, और वो उनकी सहायता के लिए की जाती है। यानी उन्होंने ऐसे अड्डे खोल रखे थे, यानी चौकी बना रखी थी ऐसी समुद्री मार्ग में, समुद्र में। ठीक है, विस्तार व युद्ध। अगला पॉइंट है विस्तार व युद्ध। तो 1505 में अंजेडीवा गोवा में एक दुर्ग का निर्माण करते हैं। गोवा का पुराना नाम है अंजेडीवा। तो गोवा में एक दुर्ग का निर्माण करते हैं। अरबियों के बंदरगाहों तथा मस्जिदों पर हमला कर देते हैं। जेद्दा, मक्का, मस्कट, जो कि आपने नाम सुना होगा जेद्दा, ठीक है, मस्कट, कालीकट, इन पर आक्रमण कर देते हैं और वो मार्ग भी लॉक कर देते हैं। ठीक है ना, तो जो पुराना मार्ग था वो भी लॉक कर देता है। अभी मैं आपको एक मैप में दिखाता हूँ, इस मार्ग को देखना जरा। तो यहाँ पर है, तो ये है गोवा, ये क्या है तो आप देख रहे हैं, ये है गोवा। और ये वाले जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये अपना अड्डा जमा लेते हैं, यहाँ भी ये नॉक कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति ना इधर से आएगा ना इधर से। ठीक है ना, इसके बाद में ये पूरा समुद्र दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा, इस पर पूरे में केवल और केवल यूरोपियों का, यानी कि पुर्तगालियों का कब्जा था। किनका था तो आप बताओगे, पुर्तगालियों का। ठीक है ना, यहाँ पर पुर्तगालियों का कब्जा था। तो ये बातें थी कुछ। और इसके बाद में इनका जो विस्तार था, तो विस्तार और युद्ध नीति आपने देख ली है। तो जेद्दा और मक्का, जो कि मक्का मदीना आपने नाम सुना है, ठीक है, तो मक्का पर कब्जा कर लेते हैं। मस्कट, कलहट, ये सभी पर जो अरबियों के जो अड्डे थे वहाँ पर कब्जा कर लेते हैं।
1507 में। कब? तो आप बताओ 1507 में पुर्तगाली फ्रांसीसी डी अल्मीडा मिस्र के मामलुक सुल्तान, ठीक है, मिस्र का एक सुल्तान था जिसका नाम था मामलुक वंश का सुल्तान था, और वेनिस प्लस गुजरात के शासक एक साथ इकट्ठे होकर युद्ध करते हैं और चोल व दावुल का युद्ध होता है। परिणाम क्या रहता है? पुर्तगाली हार जाते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बेटे यानी कि लोरेंजो, ठीक है, क्या नाम है, लोरेंजो की मृत्यु हो जाती है किस युद्ध में? चोल व दावुल के युद्ध में, ठीक है। फ्रांसिस्को अल्मीडा के जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है। अब स्टार्टिंग में आपने देखा, स्टार्टिंग में कौन कौन है? तो शुरुआत में संयुक्त सेना थी। एक तरफ कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ है मिस्र का सुल्तान भी है, वेनिस और गुजरात के शासक भी हैं। तो ये इनकी सेना थी। इसके बाद में क्या होता है? तो पुर्तगालियों की हार होती है और युद्ध कहाँ पर होता है? तो युद्ध होता है चोल व दावुल का युद्ध, ठीक है। इसमें पुर्तगालियों की बुरी तरह से हार होती है और अल्मीडा का जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? फरवरी 1509 में, अब समय आता है फरवरी 1509 का, ठीक है। तो ये समय था फरवरी 1509 का। तो इसमें दीव का युद्ध होता है। दमन दीव सुना है आपने, ठीक है, भारत का क्षेत्र है। तो दीव जो एक द्वीप है भारत का है, इस पर युद्ध होता है। पुर्तगाली की तरफ से कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और एक तरफ संयुक्त सेना है जिसमें जुबेरिन ओटोमन की मदद से, ठीक है ना। तो संयुक्त सेना में कौन कौन है? तो गुजरात मिस्र का शासक मामलुक, वेनिस, जुमेरिन ओटोमन साम्राज्य पूरा का पूरा, ठीक है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है पुर्तगालियों की भयंकर विजय। क्या होती है? इनकी विजय होती है, और विजय अच्छी इनकी मतलब विजय होती है। जो एशियाई सागर में पुर्तगाली यूरोपियों का प्रभुत्व आरंभ हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं हिंद महासागर है, हिंद महासागर में पुर्तगालियों की सर्वोच्चता स्थापित होती है। पूरा का पूरा जो हिंद महासागर है उस पर कब्जा हो जाता है पुर्तगालियों का। इसके बाद जो बनता है उसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्या नाम है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद जो गवर्नर बनता है 1509 से 1515 तक रहता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आपको हमें ये कमेंट में बताना है, और अगर हमारी वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ये आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम 6:30 बजे एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त लाता रहूँगा ऐसी रोज़ाना वीडियो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।